दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं LLB सेकेंड ईयर, सेम है फोर्थ, एक्ट है हमारा कंपनी लॉ और कोड है 4001 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। अब से पहले मैं आपके ऑलरेडी 6 क्वेश्चन करा चुका हूं। आप प्ले लिस्ट में जाके YouTube चैनल पे प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आपको वहां पे कंपनी लॉ, कोड और सेम आपको लिखा मिलेगा, आप जाके देख लीजिएगा। मैं जो भी क्वेश्चन कराता हूं वो सारे ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट होते हैं, जिनकी संभावना पेपर में आने की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ज्यादा बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पर चलने से पहले, अगर किसी स्टूडेंट को हमारे PDF नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, SMS करके हमसे PDF नोट्स ले सकते हैं फोर्थ सेमेस्टर के ऑल एक्ट के। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 7, दमनकारी आचरण यानी अन्याय और कुप्रबंध से आप क्या समझते हैं। अन्यायपूर्ण आचरण के विरुद्ध कौन आवेदन पेश कर सकते हैं। कंपनी में कुप्रबंध की स्थिति को रोकने के लिए अधिकरण की शक्तियों का वर्णन कीजिए। अधिकरण शब्द को मैं अब से पहले काफी बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, बता चुका हूं। अधिकरण का मतलब होता है न्यायालय, कोर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। या इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछ लेंगे, दमन और कुप्रबंध में क्या अंतर है। ठीक है, ज्यादा बात ना करते हुए अपने आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर है हमारा, अन्यायपूर्ण आचरण और कुप्रबंध शब्द को कंपनी अधिनियम में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। फिर भी कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 241 और 242 तथा 16 के भाग 1 में अन्यायपूर्ण आचरण और कुप्रबंध को रोकने के लिए विशेष उपबंध मिलते हैं। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे ये बोला गया है कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अन्यायपूर्ण आचरण और कुप्रबंध जैसे शब्द की कोई परिभाषा नहीं है, न ही इनको वहां पे परिभाषित किया गया है। ठीक है, दूसरी बात, फिर भी कंपनी अधिनियम 2013 में सेक्शन 241 और सेक्शन 242 में तथा 16 के भाग 1 में अन्यायपूर्ण आचरण और कुप्रबंध को रोकने के लिए विशेषताएं और विशेष उपबंध दिए गए हैं। कौन कौन सी विशेषता हैं जो कुप्रबंध और अन्यायपूर्ण आचरण को रोक सकती हैं, विशेषताएं हैं और उपबंध, विशेष उपबंध किए गए। ठीक है, आगे चलते हैं। इन उपबंधों का मुख्य उद्देश्य कंपनियों में धन लगाने वाले व्यक्तियों तथा लोकहित की सुरक्षा करना है। पहले तो कंपनी अधिनियम में कुप्रबंध और आचरण की परिभाषा नहीं दी है और ना ही उसके बारे में कोई वर्णन किया गया है। ठीक है, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 41 और 42 के 241 और 242 के अनुसार इसमें कुछ उपबंध किए गए हैं, जिनमें व्यक्तियों तथा लोकहित की सुरक्षा बताई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो अधिकार इन उपबंधों द्वारा अंशधारक को दिए गए हैं उन्हें अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार भी कहते हैं। इसमें प्रशासनिक तथा न्यायिक दोनों प्रकार के उपचार दिए गए हैं। देखो, यहां पे क्या कहते हैं, पहले तो कंपनी अधिनियम 2013 में किसी भी प्रकार की कुप्रबंध और अन्यायपूर्ण आचरण की व्यवस्था नहीं की गई है, परिभाषित नहीं किया गया है, वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, फिर भी कंपनी अधिनियम की जो धारा है 241 और 242 में कुप्रबंध और अन्यायपूर्ण आचरण के उपबंध दिए गए हैं, मतलब उन्हें रोकथाम करने के लिए नियम दिए गए हैं। उसमें क्या होता है, जो 241 और 242 में जो उपबंध दिए गए हैं, व्यक्तियों एवं लोकहित की सुरक्षा करना है। दूसरा, उन्हें अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकार भी कहते हैं। जो कम संख्या में होते हैं कंपनी में जो सदस्य, उनके अधिकारों का भी बचाव करना होता है, सुरक्षा देना होता है। इसमें प्रशासनिक तथा न्यायिक दोनों प्रकार के उपचार दिए गए होते हैं। प्रशासनिक उपचार होते हैं जो जैसे पुलिस
संबंधी केस होते हैं, एसएसपी, डीएम, इनसे संबंधित या कोई प्रशासनिक कार्य होते हैं, ये न्यायिक जो कोर्ट के द्वारा से चलते हैं, दोनों प्रकार के उपचार इसमें दिए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें हमने एक केस ऐड किया है। केस है हमारा शांति प्रसाद जैन बनाम कलिंगा ड्यूक्स ली 1965 का ये केस है। जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, फिर बता रहा हूं, केस हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमारे नंबरों को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, इस केस को देखते हैं। इसमें उच्चतम न्यायालय ने दमनकारी आचरण को परिभाषित करते हुए कहा कि दमनकारी और उत्पीड़क आचरण ऐसा निम्न स्तरीय आचरण होता है जो उचित आचरण के मापदंड के विरुद्ध है और कंपनी में निवेश करने वाले अंशधारियों जिन्होंने कंपनी के प्रति विश्वास करते हुए अपना धन कंपनी की पूंजी में लगाया है के प्रति अन्यायपूर्ण एवं अनुचित हो। यहाँ पे उच्चतम न्यायालय ने बोला है कि ये जो दमनकारी, कुप्रबंध या उत्पीड़न जैसा जो मामला है, ये जो है बहुत ज्यादा गलत होता है उन लोगों के लिए जो कंपनी में निवेश करते हैं, पैसा लगाते हैं या कंपनी से संबंधित होते हैं। ये बहुत ही गलत है। परिभाषित किया है। दूसरा ये बोल रहे हैं कि ऐसा दमन या उत्पीड़क या कुप्रबंध इस प्रकार का हो जो कंपनी में पैसे लगाने वाले व्यक्तियों, सदस्यों को प्रताड़ित करता हो, परेशान करता हो। यहाँ पे बोला है कंपनी में निवेश करने वाले अंशधारियों जिन्होंने कंपनी के प्रति विश्वास करते हुए अपना धन कंपनी की पूंजी में लगाया है के प्रति अन्यायपूर्ण एवं अनुचित हो। मतलब इस प्रकार का हो जो गलत हो और अनुचित हो, उसके बारे में व्याख्या की है। ये बहुत ज्यादा गलत है। ठीक है, पहले क्या बोला है, दमनकारी आचरण और उत्पीड़न जो है बहुत ज्यादा गलत होता है। ठीक है, लेकिन ये किस प्रकार का आचरण होना चाहिए, उन व्यक्तियों के प्रति जो उनके अन्यायपूर्ण और अनुचित कार्य को बढ़ावा देता हो। किनके, जो उनके संग कार्य कर रहा है, गलत कार्य कर रहा है, उनको बढ़ावा देता है, तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, इसमें एक दूसरा केस है एल्डर बनाम एल्डर एंड वाटसन ली का बाद उल्लेखनीय है। इसमें मतलब वही है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है पेज की वजह से। एल्डर बनाम एल्डर एंड वाटसन ली का बाद उल्लेखनीय है। इसमें कंपनी से संबंधित अन्यायपूर्ण आचरण की व्याख्या की गई थी। ठीक है, आपको पहला जो केस है उसको लिख देना है, दूसरा केस है इसको भी लिख देना है। बहुत छोटी सी वहां में उसमें है शब्दों में। दूसरी बात, अगर आपके पास समय कम है और आपको याद नहीं हो पाता है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप फर्स्ट केस को और सेकंड केस को ही लिख देना, केस के नाम ओनली। ये एक्सप्लेन ना करना। आप केस के नाम 1 और 2 केस के नाम लिख दोगे। इसके बाद यहां तक ये सब लिखने के बाद, ये और ये लिखने के बाद अगर आप तुम फर्स्ट और सेकंड केस लिखते हो तब भी केस के नाम ओनली, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें कंपनी से संबंधित अन्यायपूर्ण आचरण की व्याख्या की गई थी। आगे चलते हैं। इसमें लॉर्ड कूपर ने निर्णय दिया, यदि किसी सदस्य पर ऐसा भार या दायित्व सौंप दिया गया है जो अन्यायपूर्ण, कठोर तथा निर्दयतापूर्ण हो, तो इंग्लिश कंपनी अधिनियम की धारा 210 के अर्थ में कहा जाएगा कि कंपनी ने उस सदस्य के प्रति अन्यायपूर्ण आचरण किया है। इस बात के निर्णय को भारतीय न्यायालय ने भी स्वीकार किया है। यहाँ पे बोला है, लॉर्ड कूपर ने बोला था कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर जो कंपनी का सदस्य है इतना भार लाद दिया जाता है, इतना कार्य सौंप दिया जाता है जो अन्यायपूर्ण, कठोर तथा निर्दयतापूर्ण है, तो वो क्या होगा, गलत होगा। और इस बात को भारतीय न्यायालय ने भी स्वीकार किया है। जैसा कि अभी मैंने अब से पहले केस में बताया था, इस प्रकार का कोई कृत्य या कार्य करता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, और कंपनी में निवेश करने वाले अंशधारियों जिन्होंने कंपनी के प्रति विश्वास करते हुए
अपना धन कंपनी की पूंजी में लगाया है के प्रति, मतलब अगर किसी व्यक्ति ने कंपनी में निवेश किया है, पैसा खर्च किया है या उसका सदस्य है, के प्रति अन्यायपूर्ण एवं अनुचित कार्य हुआ हो। ठीक है, अभी एक्सप्लेन किया था। तो उस वाले में लॉर्ड कूपर ने बोला है कि जो कंपनी का सदस्य है, कंपनी के मालिक द्वारा या किसी विभाग के सदस्य द्वारा उस पर इतना बोझ लाद दिया जाए जिससे वो परेशान हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे एक्सप्लेन आगे भी किया है और यहाँ पे भी बताया के प्रति अन्यायपूर्ण एवं अनुचित हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अन्यायपूर्ण आचरण के विरुद्ध कौन आवेदन याचिका, यानी कि यहाँ पे मैंने दोनों शब्दों को ऐड कर दिया है। देखो यहाँ पे अन्यायपूर्ण आचरण के विरुद्ध कौन आवेदन या याचिका दे या कर सकता है। ठीक है, आवेदन दे सकता है, आवेदन कर सकता है, मतलब कोई भी एक शब्द अपनी लैंग्वेज के अनुसार से चूज कर लेना, मैंने दोनों ही लिख दिए हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 244 के अनुसार, देखो सेक्शन को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है इस वाले पेपर में, इनसे ही आपके नंबर जो है इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आवेदन या याचिका कौन कर सकता है उसको देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। नंबर 1, यदि कंपनी की अंश पूंजी है तो उसके कम से कम 100 सदस्य या कंपनी की कुल संख्या सदस्य संख्या का 1/100 भाग। दूसरा, ये आवेदन कर सकते हैं 1/100 भाग। ठीक है, दूसरा, कंपनी की अंश पूंजी 1/10 भाग धारण करने वाले सदस्य। देखो पहले में क्या बोला है, अगर कंपनी के सदस्य 100 हैं, उनमें से 1/100 सदस्य अब याचिका कर सकते हैं, सदस्य। ठीक है, दूसरा बोला है अंश पूंजी धारण करने वाले, जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है। सदस्य में तो वो भी आ गए ना जो कार्य करते हैं किसी विभाग में हैं, वो भी सदस्य आ गए। अंश पूंजी पैसा लगाने वाले व्यक्तियों में 1/10 वाले याचिका दायर कर सकते हैं। तीसरा, कंपनी को ऐसी दशा में जिसकी अंश पूंजी नहीं है, उसके सदस्यों की कुल संख्या के 1/5 भाग के हस्ताक्षर आवेदन पत्र पर होने चाहिए। जिन व्यक्तियों के अंश पूंजी कंपनी में नहीं है लेकिन कंपनी के सदस्य हैं किसी न किसी कारण से, तो उनका 1/5 भाग हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, आवेदन होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें एक केस है, केस नंबर 3, लेकिन हमने यहाँ पे एग्जाम्पल इसके अनुसार बन कर दिया है, इसे 3 कर लेना। राजमुंद्री इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन बनाम ए नागेश्वर राव, 1956 का ये केस है। जैसा कि मैंने प्रत्येक वीडियो में बताता हूं, इसमें भी बता चुका हूं, केस की मात्रा और सेक्शन की मात्रा आपको अधिक से अधिक रखनी है। ठीक है, इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय किया कि आवेदन पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद, चाहे कुछ हस्ताक्षरकर्ता, यहाँ पे हस्ताक्षर और यहाँ पे कर्ता मतलब यहाँ पे आता नहीं तो हस्ताक्षरकर्ता पूरा यहाँ पे कर लेना, अपने हस्ताक्षर वापस लिए हों, इससे आवेदन पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। यहाँ पे ही बोला है, देखो उच्चतम न्यायालय कहता है अगर कोई याचिका है या कोई आवेदन है, उस पर याचिका या आवेदन पर, ठीक है, किसी सदस्य ने, चाहे वो आम सदस्य हो, ठीक है, या पूंजी सदस्य हो जिसने पूंजी लगाई है, या वर्क कोई अन्य हो, ठीक है, अगर इन्होंने आवेदन पर क्या कर दिए हैं, हस्ताक्षर, और बाद में ये याचिका जो है, मतलब याचिका पेश हो जाती है और बाद में ये व्यक्ति कहते हैं कि हमें तो अपने हस्ताक्षर हटा लेने चाहिए थे, या इन्होंने याचिका पेश करने से पहले कुछ हस्ताक्षर वहां से हटा दिए हैं, पेश होने से पहले या पेश होने के बाद कुछ लोगों ने अपना नाम वापस ले लिया है, तो उससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा याचिका पर। ठीक है, एक बार हस्ताक्षर हो गए, उसको कोई हटा रहा है पेश होने से पहले या पेश होने के बाद, तो उस पर कोई भी प्रभाव याचिका पर नहीं पड़ेगा। यही बोला है कि आवेदन पर
हस्ताक्षर हो जाने के बाद चाहे कुछ हस्ताक्षरकर्ता ने अपने हस्ताक्षर वापस ले लिए हो, इससे आवेदन पर कोई प्रभाव नहीं आएगा। ठीक है, इसमें दूसरा केस और है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर आपको एक्सप्लेन याद नहीं रहता है तो आप केस के नाम ही लिखे आना, तो भी आपका चल जाएगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, जगदीश चंद्र मेहरा बनाम इंडिया इम्बो रॉन्डी मिल्सन, इव रॉन्डी। ठीक है, ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं, पता नहीं। आगे चलते हैं। कंपनी में कुप्रबंध की स्थिति को रोकने के लिए अधिकरण की क्या शक्तियां हैं? मतलब अगर कंपनी में कुप्रबंध हो रहा है, अन्यायपूर्ण आचरण हो रहा है, तो उसे रोकने के लिए पहले तो कोई प्रबंध था ही नहीं, परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन कंपनी अधिनियम ने 241 और 242 में कुछ उपबंध दिए हैं। कुछ उपबंध उन्हें देखते हैं। अन्यायपूर्ण आचरण या कुप्रबंध को रोकने के लिए अधिकरण, अधिकरण का अर्थ होता है न्यायालय, कोर्ट, को विस्तृत शक्तियां प्राप्त हैं। किसके अंतर्गत हैं ये ध्यान रखना। देखो, पहले तो कुप्रबंध और आचरण की परिभाषा नहीं दी गई है, कोई वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन कुछ अधिकार 241 और 242 में दिए हैं। और ये अधिकार किसको हैं? न्यायालय यानी न्यायाधीश को ये अधिकार हैं, शक्तियां हैं। सर्वप्रथम अधिकरण ने न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनी के विरुद्ध अन्याय या कुप्रबंध के पर्याप्त कारण है। पर्याप्त क्या कारण है, यहां पे लिख लेना, क्या कारण है। सबसे पहले न्यायालय को यह देखना है कि कंपनी में किस प्रकार के अन्यायपूर्ण, कुप्रबंध या दोषपूर्ण कार्य हो रहे हैं, उनकी जांच करना है। और आवेदनकर्ताओं द्वारा अनुतोष की मांग की जाने वाले संबंधी सभी शर्तें पूरी कर दी गई हैं। किसी संभावित अन्याय या कुप्रबंध के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। अगर किसी आवेदनकर्ता ने जितनी मांग की है उतने अनुतोष की मांग पूरी कर दी गई है या सभी शर्तें पूरी कर दी गई हैं, तो उससे किसी प्रकार का अन्याय या कुप्रबंध नहीं किया जा सकेगा, है ना। सही है, तो यहां पे क्या है, 241 और 242 के अनुसार न्यायालय पहले तो देखेगा अन्यायपूर्ण और कुप्रबंध के कारण क्या है, उसके बाद आवेदनकर्ताओं या सदस्यों द्वारा अनुतोष जो मांगा गया है उसकी पूर्ति कर दी गई है, या कोई अन्य शर्त जो कंपनी ने रखी है वो पूरी कर दी गई है, तो उनके साथ सदस्यों या अभिकर्ताओं के साथ अन्यायपूर्ण या कुप्रबंध आचरण नहीं किया जाएगा। नंबर 1, कंपनी को भविष्य में अपने कार्य समुचित रूप से चलाने के लिए आदेश किया जा सकता है। कौन कर सकता है? न्यायालय। अधिकरण न्यायालय ये कह रहा है कंपनी को भविष्य में अपने कार्य समुचित यानी सही तरीके से चलाने के लिए आदेश कर सकता है। यह न्यायालय को किसी भी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है कंपनी में और कोई आवेदन या याचिका करता है तो वो आदेश कर सकती है। कौन? न्यायालय। इसमें भी मैंने केसों को ऐड किया है। केस नंबर 1 है यहाँ पे, भारतीय जीवन बीमा निगम बनाम हरिदास मुदंडा 1959 का ये केस है। दूसरा है बेनेट कॉलमन बनाम भारत संघ 1973। दूसरी बात, केस की मात्रा, अब हमारे ये जो इस उत्तर में है, कम से कम केसों की मात्रा इसमें 9 से 10 है, ठीक है, लेकिन आपको टोटल वहां पे 3 या 4 केसेस को ही ऐड करना है, इससे ज्यादा केसेस को वहां पे नहीं लिखना है। अगर आप 3 या 4 केसेस वहां पे लिखते हो तो आपके अगर 20 नंबर का पेपर है तो केसेस के ऊपर ही आपको, अगर आप 3 करते हो तो 6 नंबर और 4 करते हो तो 8 नंबर आपको केसेस के ऊपर ही मिल जाएंगे, ठीक है। और आगे आपकी राइटिंग और आपके जो प्रोनाउंसिएशन और आपके जो शब्द हैं, लिखने की जो कला है, उसके आधार पर आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। एक मेरे स्टूडेंट हैं जिन नोट्स से मैं आपकी तैयारी कराता हूं, उन्होंने भी तैयारी की है और मेरी क्लासेस ली थी, उनके 73% नंबर है, ठीक है। और एक स्टूडेंट है मेरा, उसके 61, ठीक है,
दून के इतने नंबर हैं और कम से कम 25 बच्चों के आसपास 24-25 के आसपास जो स्टूडेंट हैं 65+ परसेंटेज नंबर हैं इन्हीं नोट्स से और इन्हीं वीडियो के द्वारा। ठीक है, तो तैयारी का फर्क रहता है, आप अच्छी तैयारी करो, नंबर भी अच्छे आएंगे। और आपने अक्सर देखा भी होगा पेपर जो है 85+, मैं 90 नहीं बोल रहा, 85+ ही आपका पेपर फंसता है। 95 तक, 85 to 95 तक आपका पेपर फंस जाता है। ठीक है, कम से कम 85 और ज्यादा से ज्यादा 95। ठीक है, तो उन्होंने इस प्रकार से तैयारी की है, 73, 71, 65 इस प्रकार की परसेंटेज वो लेके आ रहे हैं इन्हीं नोट्सों से। तो आप थोड़ा और गहन अध्ययन करना। ठीक है, तो आपको 3 या 4 केसेस यहाँ पे लिख रहे हैं। आगे है, किसी सदस्य के अंश या हित उस कंपनी के अन्य सदस्यों या कंपनी द्वारा स्वयं क्रिया किए जाने के लिए अधिकरण आदेश दे सकता है। भाई अगर कोई कंपनी का सदस्य है, उसने अपनी अंश पूंजी या शेयर कंपनी में लगा रखे हैं या कुछ लेन देन कर रखा है, किसी कारण से वो व्यक्ति वहां से जाना चाहता है, तो कंपनी का अधिकार बनता है कि उस सदस्य के शेयर को, ठीक है, या पूंजी को खरीदने के लिए आदेश कौन दे सकता है? अधिकरण यानी न्यायालय दे सकता है। आगे चलते हैं, इसमें भी केस है। सुरेश कुमार सांधी बनाम सुप्रीम मोटर्स 1983 का केस है। दूसरा, सुरेंद्र सिंह बिंद्रा बनाम हिंदुस्तान फास्टनर्स ली। ठीक है, देखो हमारा जो ये एक्ट है, ऑल एक्ट की बात ही करता हूं, यहाँ पे केसेस के ऊपर ही ज्यादा डिपेंड रहते हैं। सेक्शन, केसेस, डेफिनेशन, ठीक है, और हमारी राइटिंग स्किल्स जो होती है हमारी, इनके आधार पर ही हमें क्या मिलते हैं? नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी, आप केसों को, डेफिनेशनों को अच्छे से लिख के आओगे। ठीक है, ब्लैक एंड ब्लू का अच्छे से इस्तेमाल करोगे। आगे है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 242 उपधारा 5 के अनुसार यदि अधिकरण न्यायालय, यदि न्यायालय द्वारा कंपनी के कुप्रबंध या किसी अन्यायपूर्ण कार्य को रोकने के उद्देश्य से उस कंपनी के सीमा नियम या अंतर नियमों में कोई संशोधन किया जाता है, तो कंपनी ऐसे परिवर्तनों की अवहेलना नहीं कर सकेगी। जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसमें अंतर भी थे। ठीक है, सीमा नियम और अंतर नियम फर्स्ट क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन था, मतलब वहां पे क्वेश्चन 1 करके ऐसे करके अथवा में क्वेश्चन ऐसे दे रखा था, तो वहां पे कराया था सीमा नियम और अंतर नियम। सीमा नियम और अंतर नियम होते हैं कंपनी को चलाने वाले अंदर के नियम और कंपनी को चलाने वाले बाहर के नियम। उन नियमों में सरकारी नियम भी शामिल होते हैं, संविधान के नियम भी शामिल होते हैं, और हमारी कानून व्यवस्था सबके नियम शामिल होते हैं। अगर किसी कारण से कोई कुप्रबंध या अन्यायपूर्ण आचरण न्यायालय की नजर में आता है या देखरेख में आता है, तो न्यायालय आदेश के द्वारा कंपनी के अंतर नियम जो अंदर के नियम होते हैं और सीमा नियम जो बाहर के नियम होते हैं, उनको बदलने के लिए, संशोधन करने के लिए आदेश दे सकती है। और कंपनी इस प्रकार के आदेशों की अवहेलना, मतलब नकार नहीं सकती। अगर आदेश बदलने का है तो नियमों को, अंतर नियमों और बाहर सीमा नियमों को बदला जाएगा। ठीक है, तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करेगी जिससे इन संशोधनों का उल्लेख हो। ठीक है, ना ही कंपनी इस प्रकार का कार्य करेगी जिससे जो आदेश हैं उनका उल्लंघन हो या उल्लेख किया जाए। आगे चलते हैं, दमन और कुप्रबंध में अंतर बताइए। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 241 ये कहती है
दमनात्मक आचरण के विरुद्ध अनुतोष से संबंधित है। ठीक है, दमनात्मक आचरण के विरुद्ध अनुतोष से, यानी जो खर्चा लेके देते हैं, खर्चा वर्चा जो है लेना देना होता है, उससे संबंधित है। दूसरा, यहाँ पे दमनात्मन को एक्सप्लेन किया है 241 में। आगे, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 242 यानी 242 कहती है, कंपनी में कुप्रबंध की स्थिति में अंशधारी सदस्यों को उपबंध अनुतोष के विषय उपबंध है। ठीक है, आगे चलते हैं और समझा देता हूं। यहां पे बोला है कि जो अनुतोष के जो संबंध, इसमें कुप्रबंध में जो अनुतोष के जो विषय हैं उनको उपबंधित किया गया है, उसके बारे में वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है और नियम बनाए गए हैं। ठीक है, और अनुतोष को देने के लिए या लेने के लिए जिस स्थिति में हो, अगर सदस्य जाना चाहता है तो कंपनी उनके शेयर को खरीद सकती है, और जोड़ना चाहती है किसी सदस्य को न्यायालय, तो उस सदस्य के शेयर को कंपनी खरीद सकती है या बेच सकती है। ये सब अनुतोष उसमें उपबंध किए गए हैं। ठीक है, अनुतोष उपबंध किए गए हैं। आगे चलते हैं। इसमें है धारा 241, दमनात्मक आचरण के आधार पर कंपनी का परिसमापन किए जाने हेतु आदेश पारित करने के लिए उन वास्तविक तथ्यों का विद्यमान होना आवश्यक है। परिसमापन यानी कंपनी को समाप्त करने के लिए उन तथ्यों का विद्यमान होना आवश्यक है जिससे कंपनी के विरुद्ध अन्यायपूर्ण आचरण का मामला बनता है। अब यहां पे और देखो, 241 क्या कहता है, अगर कंपनी में इस प्रकार के दमनात्मक कारणों का पता चलता है, ठीक है, तो न्यायालय उस कंपनी का परिसमापन यानी समाप्त कर देगी, कंपनी को बंद कर देगी, जिससे कंपनी के विरुद्ध अन्यायपूर्ण आचरण का मामला बनता है। अगर इस प्रकार के कृत्य कंपनी करेगी तो जिससे सदस्यों को कोई हानि होती है या परेशानी होती है या अन्यायपूर्ण आचरण है, तो उन्हें बंद करने का आदेश न्यायालय दे सकती है। दूसरा कहता है सेक्शन 242 अनुतोष प्राप्त करने के लिए, यानी जो धन है उसे प्राप्त करने के लिए, मतलब जो दंड है उसे प्राप्त करने के लिए ऐसे तथ्यों का विद्यमान होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, दूसरा चलते हैं। टू 241 अधिकरण परिवादी सदस्यों को उनके प्रति हो रहे दमनात्मक आचरण को समाप्त किए जाने हेतु आदेश पारित करना है। अधिकरण न्यायालय जो होता है, परिवादी सदस्य जो उस कंपनी का सदस्य है उनके प्रति अगर कोई दमनात्मक यानी कोई गलत कार्य हो रहा है तो आदेश पारित कर सकती है उसे रोकने के लिए। ठीक है, फोर्थ है 241, इसके उपबंध निवारक स्वरूप के हैं, निवारक स्वरूप के हैं। अब एक चीज और बता देता हूं आपको, ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, इसको आपको करना कैसे है। यहां पे थोड़ा मैंने अलग तरीके से लिखा था, लेकिन आपको किस प्रकार से करना है, वहां पे दमन और कुप्रबंध में अंतर बताइए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये वाला लिखना है, मैं यहाँ पे फर्स्ट कर देता हूं फर्स्ट। ठीक है, फिर आपको ये ले लेना है फर्स्ट, फिर आपको ये ले लेना है फर्स्ट। ठीक है, पहले आपको ये ले लेना है फर्स्ट, यानी 241, 241, 241 और 241 ये ले लेने हैं तीनों। उसके बाद आपको सेकंड नंबर पे 2, ये 242 2 नंबर पे, 242 2 नंबर पे, इस प्रकार से कर सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। अलग कर सकते हो या एक जगह कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे समाप्त हो गया है। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।